आपका सारथी। नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी के मिशन रोजगार की। लखनऊ में सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र वितरण किए हैं और साथ ही धामी सरकार के जल संरक्षण के प्रयासों पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। वही बात होगी मिडिल ईस्ट वार और भारत की सतर्कता की, और चलते चलते बात डिलीवरी में हफ्तों की देरी के चलते यूपी के बांदा से बलिया तक सिलेंडर के लिए मचे हाहाकार की हम बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करेंगे पहली अहम रिपोर्ट की। लखनऊ के लोक भवन में रविवार को उत्सव का माहौल दिखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करते हुए 1228 नव चयनित नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। सीएम ने इसे केवल एक नौकरी नहीं बल्कि सेवा और संवेदना का संकल्प बताया। आइए इस खास रिपोर्ट में देखिए। सीएम योगी के संबोधन की बड़ी बातें। नर्सिंग केवल एक नौकरी नहीं बल्कि सेवा और संवेदना का क्षेत्र है। सरकार इस वर्ष प्रदेश के 1.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के संकल्प पर काम कर रही है। इस भर्ती में महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखी। कुल 1228 चयनित अभ्यर्थियों में से 1097 महिलाएं और 131 पुरुष हैं। सीएम ने इसे प्रदेश में सशक्त होती आधी आबादी का प्रमाण बताया। आज यूपी में नियुक्तियां बिना किसी भेदभाव, सिफारिश या भ्रष्टाचार की हो रही हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूरी स्वच्छता के साथ इस भर्ती को पूरा किया है। इन नर्सिंग अधिकारियों की तैनाती प्रदेश के 13 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में होगी। आगरा, प्रयागराज, झांसी, गोरखपुर, जेके कैंसर संस्थान कानपुर और हृदय संस्थान कानपुर में आम जनता को बेहतर इलाज मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार की रफ्तार अब थमने वाली नहीं है। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नर्सिंग अधिकारियों को उनके नियुक्ति पत्र वितरित किए। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक कदम न केवल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाला है बल्कि प्रदेश के अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की नींव भी माना जा रहा है। बता दें कि इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, नर्सिंग का पेशा केवल एक आजीविका नहीं बल्कि ये सेवा और संवेदना का संगम है। मरीज जब अस्पताल आता है तो डॉक्टर के बाद सबसे ज्यादा भरोसा वो एक नर्स पर करता है। आपका व्यवहार ही उसकी आधी बीमारी को ठीक कर सकता है। हमें यूपी के सिचुएशन के साथ साथ देश के अंदर भी नर्सिंग सेवाओं के लिए बेटियां कहां कहां पे अपनी सेवाएं दे सकती हैं, उसके लिए भी उनको वहां की भाषाओं के बारे में जानकारी देने का पाठ्यक्रम के साथ ही बीएससी नर्सिंग के साथ या जीएनएम के साथ अगर हम मराठी में, तेलुगु में, मलयालम में, तमिल में, बंगाली में, इन सभी में इन भाषाओं की जानकारी, कोई एक भाषा वे लोग चयन कर लेंगे और जिस प्रकार से मेडिकल यूनिवर्सिटी, एसजीपीजीआई, केजीएमयू, आरएमएल, ये सभी संस्थान अपने यहाँ सिमुलेशन लैब बना करके उन्हें केवल एक सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान में भी उन्हें पारंगत करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश भर के अन्य सभी संस्थानों को भी उसके साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। मेरा मानना है कि इन देश के अन्य राज्यों के लिए भी अच्छा मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए, जहां सुरक्षा की गारंटी होगी, जहां उनकी जॉब की गारंटी होगी, वहां पर वे जाकर के अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें भाषा की जानकारी और कुछ इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के बारे में भी। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य सीएम योगी ने पारदर्शिता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में नियोक्ता सिफारिश से नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर है। पिछले कुछ वर्षों में यूपी के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो अमूलचूल परिवर्तन आए हैं, ये भर्ती उसी कड़ी का एक अहम हिस्सा है। सीएम ने नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उन्हें पूरी निष्ठा से काम करने का मंत्र भी दिया। मैंने कहा ना, जापान में हम गए, वहां ये मांग हो रही थी, जर्मनी में मांग हो रही थी, देश के दुनिया के अन्य देशों में मांग हो रही है कि हमें अच्छे नर्सिंग प्रोफेशनल्स चाहिए
जो वहां की भाषा को जानकारी रखते हो। और नर्सिंग में जाने का मतलब एक बहुत अच्छा वहां पे उन्हें अच्छी सुविधाएं प्राप्त होना। ये सुविधाएं उनके एक बेहतरीन कैरियर के लिए एक अवसर होता है। केवल अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ आप थोड़ी बहुत लैंग्वेज के बारे में भी जानकारी ले लेंगे तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपने पाठ्यक्रम के साथ, अब तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ड्वेल डिग्री, एक यानी 2 डिग्री आप एक साथ ले सकते हैं, इस बात का प्रावधान किया। कोई आपको रोक नहीं सकता कि आप नर्सिंग कर रहे हैं तो आप इसमें कोई लैंग्वेज से जुड़ी हुई किसी एक पाठ्यक्रम को नहीं ले सकते। आप उसके पैरेलल ही उसका डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, उसके पैरेलल ही आप कोई नया कार्यक्रम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और जानने में क्या दिक्कत आ रही है? आप कार्य यहां कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज की जानकारी है और आपका सिलेक्शन होता है तो काफी सम्मानजनक तरीके से आपको वहां पर आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। सीएम योगी का मिशन रोजगार उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने का एक व्यापक और महत्वाकांक्षी अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और प्रदेश के युवाओं को अपने ही राज्य में सम्मानजनक काम दिलाना है। योगी सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 1.5 लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य रखा है। सरकार का संकल्प है कि अगले 1 साल में इन भर्तियों को पूरा कर पिछले 10 वर्षों में कुल 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का रिकॉर्ड बनाया जाए। इस मिशन की सबसे बड़ी विशेषता बिना सिफारिश, बिना भेदभाव है। सीएम योगी अक्सर अपने भाषणों को दोहराते हैं, नियोक्ता केवल योग्यता मेरिट के आधार पर होती है। तकनीक का उपयोग कर पेपर लीक और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त कानून और पारदर्शी व्यवस्था लागू की गई है। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कदम से साफ है कि सरकार का फोकस न केवल युवाओं को रोजगार देना है बल्कि यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं को देश में नंबर 1 बनाना भी है। बहरहाल इन नर्सिंग अधिकारियों की तैनाती से सरकारी अस्पतालों में मैन पावर की कमी दूर होगी और मरीजों को भी बेहतर देखभाल मिल पाएगी। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। गर्मी की दस्तक के साथ ही देश के कई हिस्सों में पानी की किल्लत की खबरें आने लगी हैं, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में इस बार तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने जल ही जीवन है के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू किया है। जल स्रोतों के पुनर्जीवन से लेकर हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की मुहिम रंग ला रही है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। जल संरक्षण के लिए सीएम धामी के कदम, 6500 प्लस जल स्रोतों का संरक्षण और पुनर्जीवन। भागीरथ ऐप से जल स्रोतों की निगरानी, 708 चेक डैम और 419 रिचार्ज सॉफ्ट से जल संचय। पेयजल और स्वच्छता के लिए करोड़ों के प्रोजेक्ट की मंजूरी। बारिश के पानी को सीधे जमीन के अंदर भेजने की डायरेक्ट इंजेक्शन तकनीक। उत्तराखंड सरकार ने झरना और नदी पुनरुद्धार प्राधिकरण का गठन किया है, जो देश में अपनी तरह की एक अनूठी पहल है। इसके तहत राज्य के सूखते हुए नालों, धारों और जल स्रोतों को वैज्ञानिक तरीके से पुनर्जीवित किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब तक 6500 से अधिक जल स्रोतों का संरक्षण किया जा चुका है। वहीं भागीरथ मोबाइल ऐप के जरिए आम जनता भी सूखते जल स्रोतों की जानकारी सरकार तक पहुंचा रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व जल दिवस पर कहा कि देवभूमि उत्तराखंड जल संपदा से धनी है, लेकिन जल स्रोतों का संरक्षण हमारी साझा जिम्मेदारी है। हम अपनी प्राचीन परंपराओं, आधुनिक तकनीकों को जोड़कर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि राज्य के हर नागरिक को शुद्ध पानी मिले। नमस्कार। विश्व जल संरक्षण दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पौराणिक काल से ही देवभूमि उत्तराखंड जीवनदायिनी मां गंगा सहित अनेक पवित्र नदियों के उद्गम स्थलों के साथ साथ स्वच्छ और निर्मल जल का महत्वपूर्ण स्रोत रही है। यहाँ की नदियाँ, झीलें और पारंपरिक जल स्रोत केवल हमारे जीवन का आधार ही नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज विश्व के कई हिस्सों में जल संकट एक गंभीर चुनौती के रूप में उभर रहा है। ऐसे समय में हम सभी का दायित्व बनता है कि जल संरक्षण को अपनी प्राथमिकता बनाएं
और इसके महत्व को समझते हुए इसके संरक्षण के लिए ठोस प्रयास करें। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि जल की हर बूंद के महत्व को समझें और इसके संरक्षण का संकल्प लें। हमें जल का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए तथा वर्षा जल संचयन को बढ़ावा एवं पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए सक्रिय प्रयास करने चाहिए। जल संचय के लिए अमृत सरोवर और चेक डैम। आपको बता दें कि भीषण गर्मी में भूजल स्तर बना रहे, इसके लिए राज्य में 1000 से अधिक अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। साथ ही मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में 700 से अधिक चेक डैम और 400 से अधिक रिचार्ज शाफ्ट लगाए गए हैं, जिनसे सालाना करीब 108 करोड़ लीटर भूजल रिचार्ज होने का अनुमान है। प्रदेश सरकार द्वारा भी जल संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं की सफलता के लिए जन भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। जब सरकार और समाज मिलकर प्रयास करते हैं तभी स्थायी और सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। हम सभी छोटे छोटे प्रयासों से भी बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। घरों में पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करें, कृषि क्षेत्र में जल संरक्षण की पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों को अपनाएं तथा जल स्रोतों को यथा नौले, धारे, पोखर को प्रदूषण से बचाने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आइए इस विश्व जल संरक्षण दिवस पर हम सभी यह संकल्प लें कि जल की हर बूंद को बचाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने में अपना योगदान देंगे। जल है तो कल है। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। आपको बता दें कि धामी सरकार ने जल जीवन मिशन की गति को तेज करते हुए दुर्गम गांवों तक पाइपलाइन पहुंचाई है। हाल ही में हल्द्वानी और अन्य क्षेत्रों के लिए 150 करोड़ से अधिक की पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, ताकि गर्मियों में टैंकरों पर निर्भरता खत्म हो सके। भविष्य की तैयारी और 30 साल का मास्टर प्लान। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को अगले 10 साल मिड टर्म और 30 साल लॉन्ग टर्म के लिए पेयजल आपूर्ति का रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसमें जमरानी बांध जैसी बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर काम तेज किया गया है, जो तराई और भावर की प्यास बुझाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए धामी सरकार ने पेयजल आपूर्ति के लिए त्रिस्तरीय रोड मैप तैयार किया है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल पाइपलाइन बिछाना नहीं, बल्कि जल स्रोतों को जीवित रखना और भविष्य की 30 साल की जरूरतों को पूरा करना है। आपको बता दें कि राज्य के लगभग सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन से जोड़ा जा चुका। अब ध्यान हर घर नल के प्रमाणीकरण और नियमित आपूर्ति पर है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बिजली की किल्लत है, वहां सौर ऊर्जा आधारित पंपिंग योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि बिना रुके पानी की सप्लाई हो सके। साफ है कि उत्तराखंड में जल संकट से निपटने के लिए धामी सरकार केवल तत्कालिक राहत नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा पर काम कर रही है। धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा के मंत्र के साथ अब जनता की भागीदारी भी इस अभियान को मजबूती दे रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अब अगली रिपोर्ट की करेंगे। दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से वापसी का रास्ता धुंधला दिखाई दे रहा है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर भीषण हमले को कई हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन इसकी तपिश कम होने के बजाय और बढ़ गई है। ईरान के शीर्ष नेतृत्व के सफाई और सैन्य तबाही ने मध्य पूर्व का नक्शा बदल दिया है। तो वहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था अब तेल के खेल में उलझकर कराह रही है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। जंग से दुनिया में बड़ी मंदी का खतरा। इतिहास गवाह है कि जंग कभी एक तरफा नहीं होती, लेकिन इस बार जो हुआ उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले ने ईरान की कमर तोड़कर रख दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई समेत कई शीर्ष नेताओं की मौत ने देश में एक बड़ा नेतृत्व शून्य पैदा कर दिया है। ईरान के परमाणु ठिकाने और सैन्य ठिकाने अब मलबे के ढेर में तब्दील हो रहे हैं। लेकिन ये जीत अमेरिका और इजराइल के लिए भी आसान नहीं रही। बुलेटवार में ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के आयरन डोम को चुनौती दी और अमेरिकी ठिकानों को खासा नुकसान पहुंचाया। सैनिकों की शहादत और अरबों डॉलर के सैन्य उपकरणों की बर्बादी ने दोनों देशों के भीतर भी अब विरोध के सुर तेज कर दिए हैं। ये केवल दो पक्षों की लड़ाई नहीं, बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक सुसाइड की तरह है। अगर जल्द ही कूटनीतिक समाधान नहीं निकला तो दुनिया को एक बड़ी मंदी से कोई नहीं बचा सकता।
ईरान अब एक चौराहे पर खड़ा है जहां नेतृत्व की लड़ाई है और दूसरी तरफ दुनिया के देश हैं जो इस युद्ध की आर्थिक कीमत चुका रहे हैं। बहरहाल युद्ध के मैदान में भले ही मिसाइलें गरज रही हूं, लेकिन इसकी गूंज हर उस रसोई में सुनाई दे रही है जो महंगाई ने दस्तक दी। वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल का संकट। इस युद्ध की सबसे बड़ी मार उन देशों पर पड़ रही है जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं था। कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं जिससे कि वैश्विक सप्लाई चेन टूट गई। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए दोहरी मार है। आयात महंगा होने से राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। भारत में आम आदमी की जेब पर पेट्रोल डीजल की मार पड़ रही है। माल ढुलाई महंगी होने से खाने पीने की चीजों के दाम भी बेकाबू हो रहे हैं। फिलहाल दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई हैं। अमेरिका इजराइल बनाम ईरान की जंग अब सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इससे दुनिया की लाइफलाइन यानी कि एनर्जी प्लांट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ग्लोबल टेंशन के बीच 22 देशों ने ईरान से हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की गुहार लगाई, लेकिन भारत चुप नहीं बैठा है। मोदी सरकार ने अपना प्लान भी एक्टिव कर दिया है ताकि आपके चूल्हे और आपकी गाड़ी की रफ्तार पर ब्रेक न लगे। कहने का मतलब है कि मिडिल ईस्ट की आग अब ग्लोबल इकोनॉमी को झुलसाने लगी है। इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध ने उस वक्त खतरनाक मोड़ ले लिया है जब हमले एनर्जी प्लांट्स तक जा पहुंचे। तेल और गैस की सप्लाई चेन टूटने की कगार पर है। दुनिया के 20% तेल सप्लाई का रास्ता यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेज का खतरा मंडरा रहा है। इसी खतरे को देखते हुए 22 देशों ने एक सुर में ईरान से शांति की अपील की। क्या है भारत का प्लान बी? भारत ने इस संकट से निपटने के लिए अपनी कमर कस ली है। मोदी सरकार का भी प्लान बी एक्टिव हो चुका है। सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज या खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं, भारत ने फ्यूल सप्लाई सुरक्षित करने के लिए अब सिर्फ मिडिल ईस्ट पर निर्भर नहीं है। रूस और अफ्रीका के देशों से तेल आयात बढ़ाने पर बातचीत तेज हो गई है। भारतीय नौसेना ने समुद्री रास्तों पर प्रोटेक्शन मोड ऑन कर दिया है ताकि भारतीय जहाजों को सुरक्षित निकाला जा सके। खबरों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते तेल और गैस की सप्लाई बाधित हुई, जिस कारण मिडिल ईस्ट से आने वाले तेल की कीमतें भी काफी महंगी हो चुकी हैं। इस बीच भारत अब तेल गैस की सप्लाई अन्य जगहों से कर रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग से तेल की कीमतों में बहुत तेजी देखी जा रही है क्योंकि खाड़ी देशों से एशिया और यूरोप के देशों में तेल गैस की सप्लाई बाधित हुई। इन्हीं जगहों पर खाड़ी देशों की तेल गैस की खपत ज्यादा होती है। इस बीच एक रिपोर्ट का दावा है कि भारत कुछ अन्य जगहों से भी तेल गैस का आयात कर रहा है, जो ये संकेत देता है कि अब वो सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज या खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने टेंडर के जरिए अंगोला से 20 लाख बैरल तेल खरीदा है, क्योंकि महंगे मिडिल ईस्ट तेल की उपलब्धता कम होने के कारण भारतीय रिफाइनर वेस्ट अफ्रीकी और एशिया प्रशांत क्षेत्र के तेल की ओर रुख कर रहे हैं। भारत पहले मिडिल ईस्ट पर तेल गैस आयात के लिए 45% निर्भर था, लेकिन अब वो नए नए रास्तों की तलाश में है। जाहिर है अमेरिका और ईरान के बीच जंग में भारत की एनर्जी सप्लाई प्रभावित हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता बंद होने के कारण भारत में एलपीजी की सप्लाई सबसे ज्यादा बाधित हुई। कहां कितना तेल खरीद रहा भारत? खबरों के मुताबिक एचपीसीएल ने एक्सॉन से क्लोव और कैबेंडा से 10 लाख बैरल खरीदे हैं, जिनकी कीमत ब्रेंट क्रूड ऑयल की तुलना में लगभग $15 अधिक है। डिलीवरी मई 1 से 10 के बीच होनी है। इस रिफाइनरी ने राजस्थान के रेगिस्तानी राज्य में स्थित अपनी 180,000 बैरल प्रति दिन की क्षमता वाली बायमी रिफाइनरी के लिए तेल खरीदा है। सप्ताह की शुरुआत एचपीसीएल ने व्यापारी टूटसा से फोरकाडोस और अगबामी के 1 मिलियन बैरल खरीदे हैं। साफ है कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो दुनिया एक बड़े आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकती है। भारत की नजर फिलहाल हॉर्मुज स्ट्रेट की हलचल पर है, क्योंकि भारत का भविष्य और आपकी जेब का बजट इसी रास्ते की सुरक्षा पर टिका है। स्पेशल डेस्क की न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। देश भर में इस वक्त रसोई गैस का संकट है। आम आदमी के रसोई से लेकर होटल ढाबों तक हर जगह चूल्हा ठंडा पड़ने की कगार पर है।
गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं। डिलीवरी शहरी क्षेत्र में 25 दिनों और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिनों तक की देरी से हो रही है। बांदा में लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। वहीं बलिया में उपभोक्ता 3-3 दिन लाइन में लगने के बावजूद खाली हाथ हैं। बिना सिलेंडर मिले ही लोगों के मोबाइल पर डिलीवरी का मैसेज पहुंच रहा है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। देश भर में रसोई गैस का संकट गहराया हुआ है। गैस एजेंसियों पर लंबी लाइनें, डिलीवरी में कहीं 25 तो कहीं 45 दिनों तक की देरी और कालाबाजारी के कारण घरेलू उपभोक्ता सबसे ज्यादा परेशान है। कॉमर्शियल यूजर्स जैसे होटल, ढाबे भी बंद होने की कगार पर है। आज हम आपको बांदा और बलिया से आई ताजा तस्वीरें दिखाते हैं, जहां कहीं गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया तो कहीं मारपीट की नौबत आ गई। बांदा जनपद में रसोई गैस की भारी किल्लत से लोगों ने उग्र रूप धारण कर लिया। घंटों लाइन में लगने के बाद भी गैस न मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने जेल रोड पर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उपभोक्ता सुबह तड़के से ही गैस वितरण केंद्र पर लाइन लगाकर खड़े थे। जैसे जैसे दोपहर हुई और स्टॉक खत्म होने की बात सामने आई, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित महिलाओं और पुरुषों ने अपने खाली सिलेंडर सड़क के बीचों बीच रख दिए, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। जाम की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कई दिनों से चक्कर काटने के बावजूद उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद उपभोक्ताओं को समझा बुझाकर गैस आपूर्ति जल्द बहाल करने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक तरफ सरकार द्वारा और शासन प्रशासन द्वारा लगातार जनता से ये कहा जा रहा है कि गैस की कोई भी कमी नहीं, कोई भी किल्लत नहीं है। इसके बावजूद अभी आपने देखा कि किस तरीके से जेल रोड पे सैकड़ों की तादाद में लोग गैस के लिए लाइन लगाए हुए थे। एक बड़ा सवाल है कि जब सरकार द्वारा शासन प्रशासन द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि गैस की कोई कमी नहीं है, तो फिर जनता क्यों लाइन लगा रही है? क्यों आज जिस तरीके से लोग रोड जाम किए हुए थे, एक बड़ी बात है, एक बड़ा सवाल है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि तत्काल जो भी जनता की समस्या है गैस को लेकर के इसे तत्काल समाप्त किया जाए, ताकि किसी भी तरीके से यहाँ की जनता को कोई भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। आप लोग जाम लगाए हुए थे, किस लिए लगाए थे? गैस के लिए। क्या गैस? सुबह 4 बजे आते हैं तो बाद 2 बजे लौट जाते हैं खाली यहाँ। 1 हफ्ते बाद यही कर रहे हैं, कोई गैस नहीं आई। क्यों नहीं मिल रही गैस? आप गाड़ी नहीं आई। गाड़ी नहीं आई। अच्छा, तो अभी कोई अधिकारी आया है? हाँ, सिविल चौकीदार आए थे, उन्होंने बोला से बात की, आए हैं, बोल रहे हैं सब पर नंबर डाल रहे हैं, कल गैस। बलिया से तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। बलिया के जीरा बस्ती क्षेत्र में नीलम भारत गैस गोदाम पर रसोई गैस सिलेंडर के लिए रोजाना ही गैस एजेंसियों पर लंबी कतार लग रही है। उपभोक्ताओं के सामने एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है। ऑनलाइन बुकिंग के समय कई उपभोक्ताओं की शिकायत है कि मोबाइल पर पहले से ही बुकिंग का मैसेज मिल रहा है। कई को सिलेंडर मिले बिना ही डिलीवरी का मैसेज आ जाता है। बुक करने पर डिलीवरी की अगली तिथि 45 दिन बाद दी जा रही है। वहीं 3 दिन से लगातार लाइन में लग रहे उपभोक्ताओं को गैस नहीं मिल पा रही है, जबकि मैसेज में डिलीवरी दिखाया गया है। जब इस खेल को लेकर उपभोक्ता गैस गोदाम पर पहुंचकर सवाल कर रहे हैं, तो कर्मचारी गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए, जिससे एक उपभोक्ता की आंख में चोट भी आई और पुलिस को मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराना पड़ा। वहीं के न्यूज की टीम दूसरे गैस एजेंसी जाबलीनगंज के पास वरदान गैस एजेंसी पहुंची और हकीकत को देखा और उपभोक्ताओं से बातचीत की तो पता चला कि 6 मार्च को गैस बुकिंग की गई थी और ऑनलाइन पैसे जमा करने के बावजूद 22 तारीख हो गई, लेकिन गैस नहीं मिली। जबकि अन्य उपभोक्ताओं ने गैस कालाबाजारी को लेकर सरकार और जिला प्रशासन पर भी आरोप लगाए। वहीं गैस एजेंसी संचालक प्रशांत पाठक से जब के न्यूज की टीम ने जानकारी लेना चाहा, तो उन्होंने कुछ बोलने से मना कर दिया। मामला यही है कि हमारा गैस बुक हम कर रहे हैं, तो हमारा मोबाइल पे बुकिंग 17/2/2026 को दिखा रहा है। हमारा डिलीवरी हो चुका है और हम गैस के लिए हम सोच रहे थे कि गैस की महामारी चल रही है, तो पहले से हम अपना इंतज़ाम करके रखें कि हमको ताकि परेशानी ना हो, डिलीवरी हमारा मिल जाए। फिर भी ये 10 दिन से दौड़ाते वो कल दिए पर्ची, तो उस पर केवल बुक लिख कर और उस पर ऑर्डर नहीं किए और जाने के बाद और दौड़ा रहे हैं। और आज हमारा नाइट में सिलेंडर ख़त्म हो गया, बच्चे भूखे रात में भी थे, अभी भी है। अभी जस्ट उन लोगों की माठा पिलाकर हम आए हैं, 10-10 रुपया वाला छाछ पिलाकर। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि वहाँ गोदाम पर गए पर्ची लेकर, तो वो बोल रहा है कि पर्ची पे डेट नहीं है।
डेट लिखवा कर लाइए। डेट अभी देखिए पर्ची पर लिखवा कर लेकर गए, ये पर्ची है भारत हर्ष गैस का, ये पर्ची पे डेट डाल कर दिए हैं, फिर भी वो अब कह रहा है कि कंज्यूमर नंबर लाइए। सुबह से हमको 4-5 बार दौड़ा दिया, फिर भी हमको गैस प्राप्त नहीं हुआ। क्या बोल रहा था और कुछ क्या बोल रहा था? वो हाँ बोल रहा है कि तुम मीडिया पे बोल रहे हो और तुम रील बना रहे हो, तुम जो करना है वो करो, तुमको गैस नहीं मिलेगा। और क्या बोले? और बोल रहे हैं कि जो आपको करना है वो आप करिए। जिस तरह से गैस को लेकर किल्लत पड़ी हुई है, हाहाकार मचा हुआ है, वहीं देखा जा रहा है कि बलिया में आज रविवार को सुबह से ही लोग लाइन में लगे हुए हैं। हालांकि सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे से लाइन लगे हुए हैं और लोग इतने आरोप गैस संचालक जो है उन पर इतना आरोप लगा रहे हैं कि कालाबाजारी को लेकर, तो कहीं गैस पहले से ही डिलीवर कर दिया गया है बुकिंग के दौरान, तो कहीं किसी को गैस इतना मिलने में दिक्कत हो रहा है कि लोग सुबह से ही लाइन में लगे पड़े हुए हैं। आइए हम जानते हैं, क्या नाम है आपका? शकील जी, कितने बजे से सुबह से लाइन? हमको आज समझिए कि हमारा गैस 17 फरवरी को पहुँचा है। 17 फरवरी को, लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। कई बार आए तो बोले कि आपका जो है डिलीवर हो गया, आप नहीं उठाए गैस तो आपको डिलीवर हो गया। हमने कहा कि गैस हमने नहीं उठाया भाई। आप जब गैस बुकिंग करेंगे, जब आप बोले कि डीसी कोड आएगा तो आपको गैस मिलेगा, तो आपको गैस मिला नहीं अभी तक, हम करेंगे क्या भाई? जब आ रहे तब कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, तो अब 11 तक बुकिंग हो जाएगी आपको, आ जाएगा, करिएगा, हो जाएगा, डीसी को जाएगा। आज 21 तारीख 22 तारीख हो गया अभी तक। जिस तरह से गैस को लेकर किल्लत है और देखा जा रहा है कि डीएम आदेश भी किए हैं कि जो भी गैस की दिक्कत आ रही है डायरेक्ट संचालक से मिलने टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? टोल नंबर फ्री है तो भी तो गैस बुक नहीं हो रहा है जी। अब यहाँ पर ऑफिस में आने पर बुक कराने के लिए आना पड़ता है, वो किसी तरह बहुत इतनी भीड़ रहती है कि जल्दी बुक नहीं कर पाते हैं लोग। अब बुक होता है तो बुक करने के बाद 10-15 दिन हम लोग मजबूर हो जाता है खाना बनाने में दिक्कत हो रहा है। लोग बैठा पर खाना बना रहे हैं, घर धुआं से भर रहा है, औरतों को धुआं से परेशानी हो रही है। अब बताइए, हम लोग 12-13 दिन से बुक करके पड़े हुए हैं, अभी तक हम लोग को गैस नहीं मिला। लेकिन सरकार कह रही है कि गैस की तो किल्लत नहीं है, यहाँ पे सरकार कह रही है किल्लत नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पे तो किल्लत लग रही है, मिल ही नहीं रहा है, हम लोग दौड़ रहे हैं। किल्लत नहीं होती जितना लाइन से इतनी सब लाइन लगी हुई थी, सुबह से लाइन किल्लत नहीं होती लाइन से। और हमारे लोग साथ में हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। जिस तरह से ये लाइन लगी पड़ी हुई है, लोग घंटों से खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक गैस नहीं मिल पा रहा है। कुछ जगह ऐसे भी जगह है कि जहां मारपीट पे भी लोग जो गैस संचालक हैं उतारू हो जा रहे हैं। ये हम और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल जी, कब से आप लाइन में लगे हुए हैं? 9 बजे से लाइन में लगे हुए हैं जी। ये हम साहब कह रहे हैं कि भाई सिलेंडर की दिक्कत नहीं है जी। 6 मार्च की हमारी सिलेंडर बुकिंग हुई है जी, अभी तक मिला नहीं है। सिलेंडर वाले बोले कि आगे आपका सिलेंडर घर पे पहुंच जाएगा। आज सुबह फ़ोन कर रहा है कि भाई आप सिलेंडर आके ले लीजिए गोदाम पे, सिलेंडर इस महीना पूरा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? लगातार आज के बाद इस महीने में एक भी दिन मिला, सिलेंडर अपर्याप्त नहीं है। और डीएम साहब कह रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर है और यहाँ पे पता चल रहा है कि सिलेंडर नहीं है। क्या आप गैस बुक करने के बाद पेमेंट भी मैंने ऑनलाइन पेमेंट भी किया है 6 मार्च को 935 रुपये का, और 7 मार्च से 993 रुपये का सिलेंडर हो चुका है। और वहाँ उन्होंने बोला कि आपको 20 तारीख को सिलेंडर वहाँ पे पहुँच जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ सूचना नहीं मिला। आज सुबह फ़ोन आता है कि आप आके सिलेंडर गोदाम से ले लीजिए, 10 दिन अब सिलेंडर आपको इस महीने पर नहीं मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोगों में इतनी गैस को लेकर किल्लत तो पड़ी है, लेकिन लगातार जो गैस यहाँ एजेंसी संचालक को आदेश भी किया गया है कि जहाँ भी किसी को दिक्कत आ जा रहा है तो कोई इसमें पैनिक ना हो। लेकिन यहाँ आज देखा गया कि लगातार कई दिनों से लोग गैस के लाइन में खड़े पड़े हुए हैं, लेकिन उन लोगों को गैस नहीं मिल पा रही है। और आज की घटना मैं बता दूं कि गैस जो नीलम भारत गैस है जो वहाँ पे जीरा बस्ती में, वहाँ पे गैस को लेकर डिलीवरी के दौरान बिना गैस बुकिंग किए हुए वहाँ पे जब संचालक से बात करने जब उपभोक्ता पहुँचे तो उन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट आपस में विवाद पैदा हो गया, गाली गलौज के दौरान मारपीट भी हो गई। ऐसे में वहाँ पे पुलिस 112 पहुँची, लेकिन उनके सामने भी, पुलिस के सामने भी हाथापाई देखने को मिली, जिससे वीडियो भी उसका वायरल हो रहा है। अब सवाल यह है कि जब प्रशासन गैस उपलब्धता की बात कर रहा है तो लोगों को गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें क्यों लगानी पड़ रही हैं? बिना गैस पहुंचे ही डिलीवरी का मैसेज भेजकर क्या कालाबाजारी का खेल चल रहा है?
सवाल यह भी है कि सब कुछ ऑल इज वेल का मैसेज देने वाला प्रशासन इस खेल पर मौन क्यों है? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं